आज हम एक चरवाहे की कहानी को देखने वाले हैं जो अपने भेड़ों को परिवार से भी बढ़ के मानता था। लेकिन एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। अब उसके कातिल को ढूंढने की जिम्मेदारी आ पड़ती है उसकी अपनी भेड़ों पे। आखिर भेड़ें एक मर्डर मिस्ट्री कैसे सुलझाएंगी? क्या वे अपने मालिक के असली हत्यारे तक पहुंच भी पाएंगी? और दोस्तों, अंत में जब कातिल का नाम आपके सामने आएगा तो सच्चाई जान के आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, और जानते हैं आज के इस अनोखी मर्डर मिस्ट्री की कहानी। आज की मूवी है द शिप डिटेक्टिव्स। कहानी की शुरुआत जॉर्ज हार्डी नाम के एक चरवाहे से होती है जो अपनी शिप के साथ बेहद खुश रहता है। वो अपनी जिंदगी के बारे में रेबेका हैम्स्टेड को चिट्ठियां लिखता रहता है और बताता है कि उसकी शिप ही उसकी पूरी दुनिया है। उसने अपनी हर शिप का नाम रखा हुआ होता है जिसमें लिली सबसे समझदार होती है। जॉर्ज का पूरा दिन शिप की देखभाल में गुजरता है। वो उन्हें खिलाता है, उनके ऊन काटता है और उनकी दवा भी खुद बनाता है। लेकिन सबसे खास बात यह होती है कि वो हर शाम अपनी शिप को डिटेक्टिव और मर्डर मिस्ट्री की कहानियां सुनाता है। हालांकि जॉर्ज को लगता है कि शिप सिर्फ उसकी आवाज सुन रही है, लेकिन जैसे ही वो कहानी सुना के अपने कैरावैन में चला जाता है, हमें पता चलता है कि असलियत कुछ और ही है। दरअसल ये शिप कहानियों को समझती भी है और उन पर चर्चा भी करती है। वे आपस में बहस करने लगती है कि कहानी का कातिल कौन हो सकता है और किस पे शक करना चाहिए। यही से हमें एहसास होता है कि यह साधारण शिप नहीं है। वे जितनी भोली दिखती हैं उतनी है नहीं। खासकर लिली जो बाकी शिप से कहीं ज्यादा समझदार और तेज दिमाग वाली है। इसके बाद फिल्म हमें डैन ब्रूक के कुछ अहम किरदारों से मिलवाती है। सबसे पहले कैलब को दिखाया जाता है जो एक शेफर्ड होता है। जॉर्ज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और दोनों के बीच अक्सर तनाव बना रहता है। फिर हम हैम को देखते हैं जो गांव का बुचर होता है। जॉर्ज उससे भी दूरी बना के रखता है। इसके बाद बेथ को दिखाया जाता है जो वहाँ पे रेस्टोरेंट चलाती है। उसे भी जॉर्ज का स्वभाव खास पसंद नहीं होता। वहीं फिर टीम को दिखाया जाता है जो गांव का पुलिस ऑफिसर है। वो ईमानदार तो होता है लेकिन बहुत तेज दिमाग नहीं होता। वो अक्सर चीजें समझने में थोड़ी देर कर देता है। इसके अलावा हमें रेवरेंड हिल कोट को भी दिखाया जाता है जो गांव के चर्च का पादरी होता है। एक दिन जॉर्ज सीधे रेवरेंड हिल कोट के पास पहुंचता है। वो उसे पैसों का एक बड़ा बंडल देता है और सिर्फ इतना कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। यह सुनकर मामला थोड़ा मिस्टीरियस लगता है क्योंकि उस समय हमें समझ नहीं आता कि आखिर जॉर्ज किस बात का हिसाब चुकता कर रहा है, लेकिन आगे चल के हमें इसका भी पता चल जाएगा। इसके बाद कैलेब जॉर्ज से मिलने आता है। वो जॉर्ज की शिप और उसका पूरा फार्म खरीदना चाहता है, लेकिन जॉर्ज गुस्से में उसे वहां से भगा देता है। इससे साफ पता चलता है कि वो किसी भी कीमत पे अपनी शिप को छोड़ना नहीं चाहता। उधर शहर में इलियट मैथ्यूज नाम का एक नया आदमी आता है। वो एक जूनियर रिपोर्टर होता है जिसे उसके एडिटर ने डैन ब्रूक फेस्टिवल को कवर करने के लिए भेजा होता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा स्थानीय कार्यक्रम होता है जिससे एलियट भी ज्यादा खुश नहीं होता। इसी बीच हमें लिली और जॉर्ज की गहरी बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। लिली जॉर्ज को बाकी शिप से बेहतर समझती है। वो महसूस कर लेती है कि जॉर्ज किसी बात को लेकर परेशान है। दूसरी तरफ बेथ के पास एक डाकिया रेबेका हैम्स्टेड के नाम जॉर्ज की लिखी हुई चिट्ठी लेके आती है। यह देख के बेथ हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि जॉर्ज जैसा आदमी भी किसी को चिट्ठियां लिखता है। तभी डाकिया मजाक में कहती है, इस चिट्ठी की खुशबू तो देखो, लगता है ये कोई लव लेटर है। हम देखते हैं कि डाकिया जैसे ही वहां से जाने लगती है, बेथ चुपके से वो चिट्ठी अपने पास रख लेती है। रात होते होते एलियट शहर छोड़ने का फैसला कर लेता है, लेकिन रात में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब मजबूरी में उसे कुछ दिन यहीं रुकना पड़ता है। उधर शिप इंतजार कर रही होती है कि जॉर्ज कब बाहर आएगा और रोज की तरह उन्हें कोई डिटेक्टिव स्टोरी सुनाएगा, लेकिन उस रात जॉर्ज बाहर नहीं आता। ऊपर से मौसम भी खराब हो जाता है और तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है। अगली सुबह जब शिप जॉर्ज को ढूंढने निकलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जॉर्ज हार्डी मर चुका होता है। वहाँ उसकी लाश पड़ी होती है। जॉर्ज की लाश देख के पूरा झुंड सदमे में आ जाता है। सभी शिप घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर उनके साथ क्या हो गया। कुछ देर बाद लिली खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो बाकी शिप से कहती है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। जॉर्ज उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ना होगा। तभी सेबेस्टियन नाम का लैम्प उसकी बात को काट देता है। वो कहता है कि जॉर्ज सिर्फ उनका मालिक नहीं था, बल्कि उनकी पूरी दुनिया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उनकी देखभाल में लगा दी, इसीलिए उसे इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इसी बीच टीम मौके पे पहुंचता है। पहली नजर में उसे लगता है कि जॉर्ज की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वो मामले को एक सामान्य मौत मानने ही वाला होता है। तभी वहाँ इलियट पहुंच जाता है। इलियट उससे पूछता है
क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह हार्ट अटैक ही है? क्या तुमने हर जगह अच्छी तरह जांच की है? उसकी बात सुन के टिम दोबारा आसपास देखना शुरू करता है। जब वे जॉर्ज के कैरावेन के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक अहम सुराग मिलता है। वहाँ 2 गिलास रखे होते हैं। एक गिलास इस्तेमाल किया गया था जबकि दूसरा लगभग वैसा ही रखा था, यानी मौत से पहले जॉर्ज किसी से मिला था। उधर लिली भी खिड़की से सब कुछ देख रही होती है। उससे भी कुछ बातें अजीब लग रही थी। पिछली रात भयंकर तूफान आया, लेकिन जॉर्ज की लाश पड़ी थी और उसके पास ना रेनकोट था और ना ही टोपी। लिली जानती थी कि जॉर्ज इतना लापरवाह नहीं हो सकता। अगर वो रात में निकला था तो बिना रेनकोट और टोपी के क्यों निकला? अब लिली का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि जॉर्ज की मौत कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। इसके बाद लिली, सेबेस्टियन और मैपल एक बड़ा फैसला लेते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अगर जॉर्ज का सच में मर्डर हुआ है तो वे उसके कातिल का पता लगा के रहेंगे। यही सोच के तीनों पहली बार अपने फार्म से निकलते हैं और शहर की तरफ जाते हैं। उधर टिम पूरे शहर को जॉर्ज की मौत के बारे में बता रहा होता है। जांच में पता चलता है कि जॉर्ज की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि एक जहरीले टॉक्सिन से हुई है, जो एक खास तरह की बेरीज में पाई जाती है। चूंकि ये बेरीज आसपास के इलाके में ही मिलती है, इसीलिए शक गांव के ही किसी व्यक्ति पे जाता है। इसी दौरान वहां रेबेका हैम्स्टेड पहुंचती है, जो कि जॉर्ज की बेटी होती है। उसके साथ जॉर्ज की वकील लीडिया हार्टबोटल भी होती है। लीडिया बताती है कि वो जॉर्ज की वसीयत पढ़ने आई है, इसीलिए शाम को कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है। इनमें कैलेब, हैम, बेथ, रेवरेंड हिलकोट, टिम और रेबेका शामिल होते हैं। वही लिली, सेबेस्टियन और मैपल भी छुप के ये सब कुछ सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही इलियड भी इस पूरी कार्रवाई को कवर करना चाहता है, लेकिन लीडिया उसे बाहर निकाल देती है। वो साफ कहती है कि यह परिवार का मामला है और एक रिपोर्टर का वहाँ मौजूद रहना जरूरी नहीं है। वसीयत पढ़ना शुरू होता है। जॉर्ज अपनी कुछ जमीन सेलेब को दिए गए पुराने समझौते के अनुसार छोड़ता है, जबकि अपनी बेटी रेबेका और बेटे पीटर वैन के लिए भी संपत्ति तय करता है। पीटर उस समय साउथ अफ्रीका में होता है, इसीलिए वो फोन के माध्यम से मीटिंग में शामिल होता है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब जॉर्ज की छिपी हुई दौलत का खुलासा होता है। सबको पता चलता है कि उसके पास $30 मिलियन का एक अकाउंट भी है। दरअसल जॉर्ज ने शिप की एक बीमारी की दवा बनाई थी और उसका फॉर्मूला एक बड़ी कंपनी को भेज दिया था, जिसके बदले में उसे ये रकम मिली थी। ये सुन के कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। उधर बाहर खड़ी लिली भी ये सब कुछ सुन लेती है। तभी उसे एक अहम बात समझ आती है, अगर जॉर्ज के पास इतना पैसा था तो यही उसके मर्डर का सबसे बड़ा मोटिव भी हो सकता है। अब लिली को यकीन हो जाता है कि जॉर्ज की मौत के पीछे सिर्फ नफरत नहीं बल्कि लालच भी छिपा हुआ है। उधर मैपल के सिर पे अचानक एक नीले रंग का कपड़ा गिर जाता है, जिसपे हरे रंग का एक अजीब सा दाग लगा होता है। कपड़े से उसका चेहरा ढक जाता है और वो घबरा के इधर उधर भागने लगता है। इसकी वजह से कमरे में काफी तोड़फोड़ हो जाती है। आखिरकार शिप को पकड़ के वापस फार्म भेज दिया जाता है। इसी बीच टिम और एलियट साथ मिलकर जांच करने का फैसला लेते हैं। एलियट के पास जॉर्ज की मौत वाली जगह की तस्वीरें होती हैं, जबकि टीम के पास जांच की जिम्मेदारी। दोनों समझ जाते हैं कि अगर सच तक पहुंचना है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। उसी रात लिली जॉर्ज की एक डिटेक्टिव नॉवल चुपके से टीम तक पहुंचा देती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद इस किताब से टीम को जांच में कोई मदद मिले, और सच में किताब पढ़ने के बाद टीम मामले को ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। अगले दिन वो एक एक करके सभी संदिग्धों से पूछताछ करता है। कैलेब से उसके फार्म खरीदने की जिद के बारे में पूछता है। बेथ से रेबेका की उस चिट्ठी के बारे में पूछता है जो कि जॉर्ज ने लिखी थी। वही वो रेवरेंड हिलकॉट से उन पैसों के बारे में पूछता है जो जॉर्ज ने चर्च को दिए थे। यही एक बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि जॉर्ज पिछले 20 सालों से अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। चर्च को पता था कि उसके बच्चे कहाँ हैं, लेकिन नियम की वजह से वे सीधे ये जानकारी नहीं दे सकते थे। बाद में जॉर्ज ने चर्च को बड़ी रकम दान दी और उसी प्रक्रिया के जरिए अपने बच्चों तक पहुंच गया। इसके बाद उसने रेबेका और पीटर वैन ब्यूरेन दोनों को अपनी वसीयत की कॉपी भेज दी। टीम रेबेका से भी पूछताछ करता है। उधर फार्म पे लिली और बाकी शिप को एक नया सुराग मिलता है। उन्हें जॉर्ज की मौत वाली रात का रेबेका का कंगन मिल जाता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि रेबेका उस रात फार्म पे आई थी। वह तुरंत टीम का ध्यान इस तरफ खींचने का फैसला करती है। शिप उसकी कैप उठा के भाग जाती है और उसे उसी जगह पे ले जाती है जहाँ कंगन पड़ा था। टिम समझ जाता है कि शिप उसे कुछ दिखाना चाहती है। जब वो रेबेका से सवाल करता है और उसके कमरे की तलाशी लेता है तो उसके जूतों में वही बेरीज मिलती है जिसके टॉक्सिन से जॉर्ज की मौत हुई थी।
अब सबूत सीधे रेबेका की तरफ इशारा करते हैं, इसीलिए टिम उसे गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी तरफ लिली और मैपल सच की तलाश में कैलेब के फार्म तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि कैलेब और हैम मिलके शिप का व्यापार करते हैं, उन्हें काट के बेचते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि जॉर्ज कैलेब से इतनी नफरत क्यों करता था और कभी अपनी शिप उसे बेचना क्यों नहीं चाहता था। लेकिन तभी कैलेब के खतरनाक कुत्ते उन पे हमला कर देते हैं। लिली और मैपल की जान खतरे में पड़ जाती है। उसी समय सेबेस्टियन बीच में आता है और पूरी ताकत से कुत्तों का सामना करता है और दोनों की जान बचा लेता है। आखिरकार कुत्ते पीछे हट जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में सेबेस्टियन पूरी तरह घायल हो चुका होता है। वो अपने दोस्तों को बचाने के बाद वहीं पे दम तोड़ देता है। उसकी मौत से लिली पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसने अभी अभी जॉर्ज के बाद अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया था। सेबेस्टियन के मौत के बाद लिली पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं वे गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर वो जॉर्ज को याद करती है और मन ही मन उससे बातें करने लगती है। उसे यकीन हो जाता है कि रेबेका को फंसाया जा रहा है। आखिर जॉर्ज खुले मैदान में रहता था, उससे मिलने कोई भी आ सकता था। सिर्फ रेबेका पे शक करना सही नहीं था। तभी लिली को एक और बात याद आती है। जॉर्ज के हाथ पे नीला रंग था और दूसरे पे हरा। नीले रंग का कारण तो साफ था, क्योंकि वो वही दवा थी जो जॉर्ज शिप के इलाज के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन हरा रंग कहाँ से आया? लिली समझ जाती है कि अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो कातिल भी मिल जाएगा। उसी रात वो सबसे छोटे लैंप को अपने साथ लेके रेबेका की कोठरी तक जाती है। वहाँ वे जॉर्ज की तस्वीर के पास दो निशान छोड़ते हैं, एक नीले रंग का और दूसरा हरे रंग का। ये टीम तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश थी। अगली सुबह रेबेका को दूसरी पुलिस टीम के हवाले किया जाने वाला होता है, लेकिन तभी टिम की नज़र उन निशानों पर पड़ती है। अब उसे भी समझ आने लगता है कि शिप लगातार उसकी मदद कर रही है। अचानक सारी कड़ियाँ उसके दिमाग में जुड़ जाती है। वो सबके सामने कहता है कि रेबेका कातिल नहीं है। दरअसल असल कातिल चाहता ही यही था कि शक रेबेका पे आए, क्योंकि जॉर्ज की मौत के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति रेबेका को ही मिलने वाली थी। इसीलिए हर कोई सोचता है कि उसने पैसों के लिए अपने पिता का मर्डर किया है। लेकिन अगर रेबेका जेल चली जाती है तो आखिरकार ये संपत्ति किसे मिलेगी? जॉर्ज के बेटे पीटर वैन ब्यूरन को। टिम बताता है कि कातिल वही है, लेकिन पीटर साउथ अफ्रीका में नहीं था। वो शुरू से यही मौजूद था, बस किसी और नाम से, और वो नाम था एलियट मैथ्यूज। ये सुन के सब हैरान रह जाते हैं। टिम पूरी कहानी समझाता है। रेबेका उस रात जॉर्ज से मिलकर वहां से चली गई थी। उसके बाद पीटर जॉर्ज के पास पहुंचा। जॉर्ज ने अपने बेटे को अंदर बुलाया और दोनों के लिए ड्रिंक बनाई, लेकिन पीटर ने उसी ड्रिंक में जहर मिला दिया। जब जहर असर करने लगा तब जॉर्ज को सच्चाई समझ आ गई। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई, लेकिन जहर की वजह से जॉर्ज ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाया। फिर टिम उस हरे रंग का राज बताता है। जॉर्ज के हाथों पे पहले से नीली रंग की दवा लगी हुई थी। लड़ाई के दौरान उसने पीटर के बाल पकड़ लिए थे। पीटर ने अपने बाल पीले रंग से डाई किए हुए थे ताकि कोई उसे पहचान न सके। जब पीला रंग और नीला रंग मिले तो हरा रंग बन गया। यही हरा रंग जॉर्ज के हाथ पे मिला था और यही रंग बाद में उस नीली चादर पे भी लगा मिला था जो मैपल के सिर पे गिरी थी। वही दाग इस पूरे केस का सबसे बड़ा सुराग साबित हुआ। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। जॉर्ज हार्डी का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा पीटर वैन ब्यूरेन यानी कि एलियट मैथ्यूज था। इस पे पीटर वैन ब्यूरेन हंसते हुए कहता है कि उसने अपने बाल डाई जरूर किए हैं, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। तभी टिम उसके सिर से एक बाल निकाल लेता है। पीटर आत्मविश्वास से कहता है, ठीक है मेरा बाल रख लो, इससे साबित क्या होता है? लेकिन टिम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं तुम्हारे बाल का रंग जांचने के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, और अगर रिपोर्ट में साबित हो गया कि तुम जॉर्ज हार्डी के ही बेटे हो तो मेरी पूरी थ्योरी सच साबित हो जाएगी। फिर ये भी साबित हो जाएगा कि एलियट मैथ्यूज और पीटर वैन ब्यूरेन एक ही इंसान है। और ये सुनते ही पीटर का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वो वहाँ पे अंत तक इसलिए था क्योंकि वो अपनी बहन को फंसाना चाहता था और पूरे 30 मिलियन खुद के नाम करवाना चाहता था। लेकिन अब अपनी दाल गलते ना देख के वो वहाँ से भागने लगता है। वो अचानक टिम को धक्का देता है और वहाँ से भाग निकलता है। वो तेजी से अपनी कार में बैठ के शहर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिली और बाकी शिप उसका रास्ता रोक लेती हैं। कुछ ही पलों में कई शिप उसकी कार पे टूट पड़ती है। उनकी टक्करों से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और पीटर भाग नहीं पाता। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर केस सुलझाने के बाद बेथ वो चिट्ठी रेबेका को दे देती है जिसे उसने डाकिया से चुराया था। चिट्ठी देते समय रेबेका उससे पूछती है,
आप मेरे पिता से प्यार करती थी ना? बेथ कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। उसे लगा था कि जॉर्ज किसी और औरत से प्यार करता है, इसीलिए उसने गुस्से में वो चिट्ठी अपने पास रख लिया था। कुछ समय बाद कैलेब और हैम रेबेका के पास फॉर्म और शिप खरीदने का प्रस्ताव लेके आते हैं, लेकिन रेबेका साफ मना कर देती है। वो फैसला करती है कि वो अपने पिता की तरह ही शिप की देखभाल करेगी और इसी फार्म को अपना घर बनाएगी। अंत में हम देखते हैं कि रेबेका भी जॉर्ज की तरह शिप को किताबों की कहानियां सुनाने लगती हैं। सभी शिप उसके आसपास बैठ के बड़े ध्यान से उसके बातें सुनते हैं। इसी दौरान लिली उस छोटे लैम के पास जाती है जिसे बाकी शिप हमेशा अलग समझती थी, क्योंकि वो सर्दियों में पैदा हुआ था। उसका कोई नाम भी नहीं था। लिली उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि परिवार में कोई भी अलग नहीं होता। फिर वो उस छोटे से लैम का नाम जॉर्ज रखती है। यह सुन के बाकी शिप भी उसे अपने झुंड का हिस्सा मान लेती है। अब जॉर्ज हार्डी भले ही इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी यादें, उसका प्यार और उसका परिवार अभी भी जिंदा था। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये खूबसूरत मर्डर मिस्ट्री यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार, भरोसे और साथ निभाने से बनता है। जॉर्ज ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शिप के लिए जी और आखिर में उन्हीं शिप ने उसके लिए इंसाफ भी दिलाया। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आपको ये बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।